बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस किया, लाइक द लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल्स डिस्कस किए हमने, साइटोस्केलेटन डिस्कस किया। तो नेक्स्ट उसी से रिलेटेड हमारे पास अगला ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर मौजूद है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगुलर अगर हम लेंगे तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ अ प्लूरल टर्मिनोलॉजी। प्लूरल है, प्लूरल मीन एक से ज़्यादा जब होंगे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन तो हम उनको माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड नाम देंगे। इनके बारे में इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, इनका फंक्शन हम देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो हमने इनके बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन, अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो हमें पता है कि सिर्फ कौन से सेल्स में होगा, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो कैसी शेप हो सकती है। हम कहते हैं मे बी वेसिकुलर शेप, वेसिकुलर शेप, या फिर रॉड शेप भी हम कह सकते हैं, और या फिर हम इसके फाइबर शेप या फिलामेंट शेप भी हम इसको कह सकते हैं। बारीक सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये शेप हमें तब नजर आती थी जब हम इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करते थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आम तौर पे हमारी लेबोरेटरीज के अंदर यूज होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखें इसको सेल के अंदर, तो या तो आपको ये छोटे से वेसिकल नजर आते हैं, या रॉड शेप नजर आते हैं, या ऐसे धागानुमा स्ट्रक्चर से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। आप कहोगे सर ये डिफरेंट शेप्स है इसकी। यस, इसकी शेप्स, साइज इसका एंड नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। VARY, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट होना, मुख्तलिफ होना। डिफरेंट कहां से कहां? फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल में इसकी शेप, इसका साइज, इसके नंबर डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। कुछ ऐसे सेल हैं जिनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा कम जरूरत होगी, उनमें लीस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, हर वक्त एनर्जी चाहिए, उनके अंदर इवन हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एट अ टाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी शेप, इनके साइज, इनके नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो वेसिकुलर शेप्स होती है इसकी, या रॉड शेप, या फिलामेंट, या फाइबर, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोल देते हैं। अगर हम इसकी एग्जामिनेशन करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इसकी एग्जामिनेशन करें हम, तो इसका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आता है। कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आता है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसकी जरा डिटेल देखते हैं कि यहाँ पे हमने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसका मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स होंगी। एक बेटे आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ इन नेचर, दैट इज स्मूथ इन नेचर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, बट इट हैज स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स है इसके अंदर। छोटे छोटे इसके अंदर क्या है? पोर्स, जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं। पोरिन्स यानी पोरिन चैनल, सुराखदार है। ठीक है, वहां से जगह बनी हुई है मटेरियल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने की और बाहर आने की। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है इट गिव्स मैनी इनफोल्डिंग्स। क्या देती है? इनफोल्डिंग्स। ठीक है, और उन इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। ठीक है,
इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हम बना लेते हैं, ठीक है, स्मूथ है, बट इट हैज स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे जगह जगह पे इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास जो पोर्शन है ये छोटे छोटे क्या हो गए, पोरेंस हो गए, पोरेंस सुराखदार स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ऐसा गाने में पोरेंस है। इनर जो मेम्ब्रेन है इट गिव्स इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसमें, ठीक है, इट गिव्स इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, इस चीज का नाम देते हैं क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ हो गई, इनर मेम्ब्रेन ये जो अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है इसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं क्रिस्टी। अब देखिए एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में स्पेस है, ठीक है। अब जो भी मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होता है पोरिन चैनल से तो बगैर किसी रोक टोक के दाखिल हो जाता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है जो कि इनफोल्डिंग्स दे रही है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, यही मटेरियल्स को, जिस मटेरियल को चाहेगी अंदर जाने देगी, जिसको चाहेगी रोक देगी। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा था बिल्कुल वैसे इसका फंक्शन है। अच्छा जी, और इसके स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि इसके अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें यूं छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये F0 और F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस हो गई। अच्छा जी, और इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई मैट्रिक में। F0 to F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, F0 पार्टिकल भी होते हैं, F1 पार्टिकल्स भी हम इनको नाम देते हैं। अब ये क्यों ऐसे नाम देते हैं, ये क्या चीजें हैं, इनका फंक्शन जब मैं सारे आपको फंक्शन बताता हूँ साथ साथ करके मैं आपको बता ही देता हूँ अभी, कि जैसे हमने पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोरिन है, वो हाइड्रल नहीं करती, जितने मॉलिक्यूल आने देती है। इनर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, एक तो ये हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है और क्योंकि इसके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और दूसरा ये कि यही इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास ये रिएक्शन साइट है ना, इसके ऊपर हमने कहा कि बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस होने, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम भी कर रही है। तो कौन से रिएक्शन हमारे पास इसके अंदर होने हैं, हम कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एक बहुत अहम अमल है, हर जिंदा जानदार के सेल के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि उसके स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो मैं आपको डिटेल देता हूँ कि F0 और F1 पार्टिकल्स बेसिकली ये एंजाइम्स हैं, इनके पास क्या है, एंजाइम्स हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर वाली साइड पे अगर हम देखें तो एक गाढ़ा सा मटेरियल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चीजें हैं, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी के अंदर कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट कोएंजाइम्स हैं, डिफरेंट सार्ट्स हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के तमाम मटेरियल बेटा किसके अंदर मौजूद है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इट आल्सो हैज सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी होता है इसके पास। इट आल्सो हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। और राइबोसोम्स जब मैंने पढ़ाए थे आपको दो किस्म के राइबोसोम पढ़ाए थे साइज के हवाले से, एक 80s पे सेडिमेंट होते थे, एक 70s पे, यानी यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम 80s पे होते थे, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम है वो साइज में छोटे होते थे, 70s पे जो है ना वो सेडिमेंट होते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जो राइबोसोम्स हैं वो 70s वाले हैं, जैसे बैक्टीरिया के पास होते हैं, छोटे साइज वाले राइबोसोम होते हैं इसके पास, ठीक है। एक तो इसके पास सर्कुलर डीएनए है, डीएनए है तो इसका मतलब हर किस्म का आरएनए, हर किस्म के आरएनए से मुराद चाहे वो मैसेंजर है, चाहे ट्रांसफर है, चाहे राइबोसोमल आरएनए है, वो सारे का सारा ये खुद बनाएगा, इसके अंदर मौजूद होते हैं ऐसे सर्कुलर डीएनए नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और आरएनए भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है, राइबोसोम भी अंदर पड़े हुए हैं इसके पास, इसके अपने। तो ये सारी की सारी कंपोजिशन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की।
ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ये अपनी तादाद को बढ़ा लेता है, जब सेल में जरूरत पड़ती है तो ये अपनी तादाद बढ़ा लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है, जब चाहेगा प्रोटीन बनवा लेगा अपनी मेम्ब्रेन्स के लिए, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। फिर कैसे रेप्लिकेट होता होगा? कि आप किसी किस्म की रिप्रोडक्शन करते नहीं, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होते थे बाइनरी फिशन, तो ये फिशन प्रोसेस के जरिए वही बाइनरी फिशन 1 से 2 में टूट जाता है, तो फिशन रिएक्शन फिशन प्रोसेस के जरिए जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है फिशन, बाइनरी फिशन वाला, उसके जरिए एक माइटोकॉन्ड्रियन 2 में तकसीम हो जाते हैं, तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल नीड, जब सेल को जरूरत हो, जब किसी सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे सेल जिनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत ना हो तो उन सेल्स के अंदर लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गए तो उनको कम करने तो कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है? लाइसोसोम। तो वी कैन से दैट लाइसोसोम चेक द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को जो बैलेंस रखता है वो कौन है? लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम जो है ना एक्स्ट्रा जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनको डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, जो काम के होंगे उनको रखेंगे। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया। इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, F1 F0 F1 पार्टिकल्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, एक अंदर स्पेस है जिसमें मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होने और इस सरफेस के ऊपर होने हैं, ठीक है। और सर्कुलर डीएनए इसके पास अपना होता है, वो भी इसी मैट्रिक्स के अंदर होता है। राइबोसोम 70 स्मॉल वाले वो भी इसी के अंदर होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, साल्ट्स वगैरह होते हैं जो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। क्या है? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन में हमने बताया कि इट इज मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली दैट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के काम आता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हमने ब्रेकडाउन करानी है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कराने के लिए आपने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो सिर्फ एक ही स्टेप होता है जिसका नाम ग्लाइकोलाइसिस है, और वो सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूट जाता है या पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाता है। उस पायरुवेट मॉलिक्यूल को हम नेक्स्ट लेके जाते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल है, ये पूरे का पूरा क्रेब्स साइकिल इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा। इसके एंजाइम सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब नाम से जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली एक चेन है। चेन से मुराद ये है कि सीरीज ऑफ एंजाइम्स है, वो सीरीज ऑफ एंजाइम्स। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों होती है सेल के अंदर? क्योंकि इसका काम है एटीपी बनवाना, तो एटीपी बनाते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम बोल देते हैं इसको। एटीपी सिंथेज एंजाइम इन्हीं F1 पार्टिकल्स के अंदर होता है, और ये एंजाइम्स ही है F0 या F1 पार्टिकल। इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स है। फर्क क्या है? दोनों के एंजाइम डिफरेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं दोनों के। कोई नोड लाइक स्ट्रक्चर F0 है, कुछ F1 है इसके अंदर, ठीक है। इनका काम क्या है? एटीपी बनाना। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रोसेस चलता है, और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर होता है, ठीक है। और नतीजा क्या निकलता है? एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है सेल के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है सेल में। हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस भी है, सेल का पावर हाउस भी है। यहाँ तक क्लास में रहें। द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन से इज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है ये, जिसमें क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस मेम्ब्रेन में चलती है, और ये F1 पार्टिकल्स F0 पार्टिकल्स हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होते हैं। और एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है।
और इसके नंबर चेक करने के लिए बता दिया कि लाइसोसोम ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की जगह खत्म करता है। अच्छा, एक बात ये भी सोची जाती है, देखिए जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है, वो एक जिंदा चीज़ है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर एक छोटा सा सेल है, सेल के अंदर एक छोटा सा सेल, सेल कहेंगे तो नहीं लेकिन सेल लाइक्स हरकतें तो कर रहा है ना, अपना इसका डीएनए है, अपने इसके राइबोसोम्स हैं, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल है ना, सेल एक जिंदा चीज है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक सेल एक जिंदा चीज है जैसे बैक्टीरिया। तो हमारी यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन तीनों के पास अपना अपना डीएनए है, ठीक है। चलो जी, न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है वो तो सेल का है, एक क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। तो ये दोनों ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जब चाहे अपनी तादाद बढ़ा ले, ठीक है, और दे कैन सर्वाइव विदाउट सेल, अगर इनको सेल से बाहर निकाल ले तो दे कैन सर्वाइव इन स्पेशल कंडीशंस। फिर जिस चीज़ में हम रखेंगे वो मीडिया पूरा सेल की तरह का हमें देना पड़ेगा, तो ये सर्वाइव करेंगे, अपनी तादाद भी बढ़ा सकते हैं ये बाहर, सेल के बाहर भी, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग अपना डीएनए अपने राइबोसोम है। तो ये सोचा जाता है कि इनके जो राइबोसोम है वो 70 ऐसे बैक्टीरिया के राइबोसोम की तरह है, ठीक है। तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब एवोल्यूशन हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये अलग-अलग रहा करते थे ऑर्गेनेली बैक्टीरिया की तरह। फिर किसी ऑर्गेनिज्म ने लाइक बैक्टीरिया ने ही इनको इंगल्फ किया। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी के अंदर चला गया बैक्टीरियल सेल में, तो इसने वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कन्वर्ट हो गया। आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में एवोल्यूशन में एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस है कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट ये किसी दूसरे सेल ने निगल ली है, अपने अंदर अमीबा ने निगल ली है, उनके अंदर चला गया, लेकिन वो जो है ना वो हेट्रोट्रॉफिक सेल से जो है वो ऑटोट्रॉफिक सेल बन गए, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बन गए। इस तरह पूरी की पूरी कहानी आप पढ़ोगे एवोल्यूशन की, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यही सोचा जाता है कि ये एक अलहदा ऑर्गेनेली, एक अलहदा सेल हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो बाद में जो है ना ये जिंदा सेल के अंदर एंटर होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो वेसिकुलर, रॉड शेप या फाइबर लाइक है, से इनकी शेप्स, इनके साइज, इनके नंबर सेल टू सेल डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नजर आता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है लेकिन उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स देती है जिनको क्रिस्टी कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर वाली साइड पे, मतलब उसके भी अंदर वाली साइड पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ F0 या F1 पार्टिकल्स होते हैं। उनका काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, ये एंजाइम्स ही होते हैं बेसिकली। और हमने कहा इसके पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम है। इसके राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह छोटे हैं, डीएनए सर्कुलर डीएनए होते हैं इसके पास, और तमाम किस्म के आरएनए भी इसी के पास होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, कैसे रेप्लिकेशन करता है? फिशन के जरिए 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं। फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है। ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, बाद में पायरोनिक एसिड को क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा जाता है। एटीपी फॉर्मेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है सेल के अंदर। इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 59। Mitochondria are very important organelle of the eukaryotic cells because they are involved in the manufacture and the supply of the energy to the cells. They are also known to be the powerhouse of the cells. Under compound microscope they appear to be vesicles, rods, or the filament-like structures. Under an electron microscope they show complex morphology, although the number, shape, and internal structures are widely vary. And a mitochondrion is bounded by the mitochondrion is bounded by the two membranes. The outer membrane is smooth while the inner membrane forms enfoldings into the inner chamber of the mitochondrial matrix. These enfolds are called peristery. The mitochondrial membranes are similar in structure to the other cell membranes. Details studied have shown that the mitochondria also contain DNA as well as ribosomes. दोनों होते हैं. The presence of ribosome and DNA indicates that some proteins are synthesized in them. It is self-replicating organelle. MCQ जाता है. The inner surface of the cristae in the mitochondrial matrix has a small lobe-like structures called F1 particles और F0 particles भी होते हैं. Mitochondrial matrix contain it in a large number of enzymes, coenzymes, organic and inorganic salts, etc. सारी चीजें इसके अंदर होती है. With the help of several vital metabolic processes like the Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolism, ये भी याद रखना है आपने कि fatty acid metabolism भी किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है.
As a result of these metabolic processes, the energy extracted from organic food is transformed into energy-rich compound, that is ATP. तो ATP formation होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and the ATP then provides energy to the cells on demand. जब सेल को जरूरत होगी तब ATP दी जाएगी, अगर ज़्यादा जरूरत है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा दिए जाएंगे. The size and the number of mitochondria vary, and VAR में varies का मतलब different होते हैं and depends upon the physiological activity of the cell. अच्छा जी, mitochondria extract energy from different components of the food and convert it into the formation of ATP. This energy is used in various cellular activities. The spent energy, which is in the form of ATP, is regenerated by the mitochondria into ATP. Mitochondria is therefore described as a powerhouse of the cell. ये डायग्राम के नीचे देखें जरा, आपको रेड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कट लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज हमने सेक्शन काट के देखे. द मेन फीचर्स आर शोन. अ क्रिस्टी इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. अंडरलाइन कर लो, क्रिस्टी जो है मेम्ब्रेन है, लिपिड की और प्रोटीन की बनती है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, containing different enzymes as well as F1 particles embedded in it. तो F1 particles में भी enzymes ही होते हैं. After special processing, the inner mitochondrial membrane is ruptured and the F1 particles are come on the surface. जब शुरू में बनता है तो कवर्ड होते हैं, बाद में जो है ना जब ये फंक्शनल होता है तो ये मेम्ब्रेन के अंदर से निकल के बाहर आ जाते हैं और ये काम कर रहे होते हैं. एक बात और कि हम जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं उसमें हम एग सेल्स की और स्पर्म सेल की बात करते हैं. तो एग सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते. तो इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट बनता है उसमें सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया मदर से जाते हैं. मदर एग सेल मदर से आएगा ना तो मदर से होंगे. जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उसकी माइटोकॉन्ड्रियल ये पूरी नेक होती है उसके अंदर होते हैं. ठीक है, यानी इस हेड के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियस है उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते. ठीक है, तो सिर्फ हेड ही जाके जो है ना वो एग सेल के साथ मिलता है और अपना डीएनए ट्रांसफर करता है. तो इसका मतलब ये है कि जो एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी आगे जाइगोट में अपीयर होंगे, उन्हीं से आगे कहानी चलेगी. ठीक है, तो वो सारे के सारे कहाँ से जाएंगे? मदर से जाएंगे, फादर से नहीं जाएंगे. इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.